हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास यादव। यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था। बेसिकली क्लास 11th का जो बेसिक है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ना है और जो आपका 12th का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो आप डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, वो 20-25 मिनट का है। आप पहला वीडियो देख लें और उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँ कि ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या है कि वो बार बार कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो 2 मिनट एक चैनल से पढ़ा, 2 मिनट एक चैनल से पढ़ा, 1 मिनट एक चैनल से पढ़ा। तो इस तरीके का आप अपना एक कुल मिला जुला के टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ जहाँ पे भी आपको सही लगे, जहाँ पे भी आपको समझ में आए, एक टीचर से आप एक अटैचमेंट बनाइए, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के लिए आपका एक जुड़ाव किसी टीचर के साथ होना ज़रूरी होता है। और फिर जो भी वीडियोस वहाँ से आपको मिलते हैं, जिस टॉपिक के मिलते हैं, उनको कायदे से शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। पक्का आप विश्वास रखिए, मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर कर पाओगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और हम लोग फिलहाल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अगर रिलेशंस के टाइप्स के बारे में बात करें तो दो चार पांच टाइप्स हैं, उनके सबके बारे में मैं अलग अलग बात करूंगा। लेकिन उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक पिछले लेक्चर से रिलेटेड बात करूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन को जब डिफाइन किया था तो हमने ये देखा था कि अगर दो सेट ए एंड बी होते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन आर होता है वो बेसिकली सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। एंड अगर सिंपली अगर रिलेशन ऑन अ सेट की बात करते थे तो वहां पे जो आर होता था वो सबसेट होता था। अगर सेट ए है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेसिकली जो रिलेशन होता है वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स का जो होता है सबसेट होता है। तो अब आप एक चीज जानते हैं, आप लोगों ने सेट में पढ़ा है, जब आप लोग 11th में पढ़े थे तो सबसेट पढ़े थे, फिर सबसेट के बारे में बात करा गया था। तो उसमें आप लोगों ने एक चीज सीखा था, जो फाइव होता है और जो सेट होता है, कोई भी सेट, वो हमेशा खुद के क्या होते हैं। जैसे फाइव तो सबका सबसेट होता है और जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो फाइव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चाहे ए क्रॉस बी, ये एक जो सेट निकल के बेसिकली आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, या ए क्रॉस ए जो निकल के आएगा, तो फाइव इसका भी सबसेट होगा, फाइव इसका भी सबसेट होगा। तो पहला जब टाइप के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो वही फाइव से रिलेटेड, मतलब अभी आपको ये पता है कि जो फाइव है अगर वो इसका इसका सबसेट है दैट मीन्स फाइव भी एक रिलेशन है। इसके बारे में मैं बताया भी था, इसको ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। तो पहले उसी रिलेशन के बारे में बात करना था, इसलिए मैंने ये सब चीजें थोड़ा सा आपको बताई। तो जो पहला रिलेशन है वो वही है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन या इसको वाइड रिलेशन भी कहते हैं। वाइड रिलेशन भी कहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका आइडिया दिया। बाकी इसको अगर डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। अ रिलेशन आर on a set A is said to be empty relation if no element of A is related to any element of A। तो ये रिलेशन आना सेट पे बेस्ड डेफिनेशन आपको दी जा रही है कि कोई रिलेशन आर जो होता है वो किसी सेट ए पे अगर है तो उसको इम्पीटेटिव रिलेशन कभी कहेंगे जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट उस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा।
इसको और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल लेके इसका फील लेते हैं। सपोज करिए मैं एक सेट ले रहा हूं ए, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया मैंने, कुछ नंबर्स ले लिए और मैं कहता हूं इस पे एक रिलेशन आर है, वो ऐसा है ए कामा बी सच दैट ऐसा है कि जो ए माइनस बी है ये आपका इक्वल टू 12 है। ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया इस सेट पे। दैट मीन्स वो सारे ऑर्डर पेयर आपको लिखने हैं कि जब उनमें उन ऑर्डर पेयर को हम माइनस करें तो 12 आए। अब आपको सोचना है कि 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा। सब आप समझ सकते हैं। आप देखो कि कोई भी ऑर्डर पेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अगर आप उन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करिए और आपको क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। एकदम फटाक से अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सपोज करिए सेट ए है या आपका सेट बी है, सॉरी दोनों सेट ए है और इधर आपका 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो एरो डायग्राम से क्या होता है कि बहुत बेहतर तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाती है। तो देख सकते हो 1 के साथ कोई ऐसा चांस है किसी एलिमेंट को माइनस किया जाए तो क्या 12 आ सकता है। 2 के साथ क्या ऐसा कोई चांस है? बिल्कुल नहीं। आपको दिख रहा होगा ऐसा 3 के साथ देख सकते हैं, ऐसा 4 के साथ देख सकते हैं, ऐसा 5 के साथ देख सकते हैं। तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जिसमें हमको माइनस करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो दैट मीन्स इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यही रिलेशन इस तरीके का जो होता है बेटा, यही आपका होता है एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सबसे सिंपल, सबसे स्टार्टिंग का बेसिक यही है कि वाइड रिलेशन क्या होता है। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट टाइप रिलेशन जो हमको पढ़ना है वो आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। अभी यूनिवर्सल रिलेशन क्या है देखते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन को अगर डिफाइन किया जाए, यूनिवर्सल रिलेशन, तो बेटा यूनिवर्सल रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, a relation on a set A is said to universal relation if each element ये सेट ए है और ये आपका लैंग्वेज का है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of A। तो ये हमने एक डेफिनेशन लिख दिया, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है किसी भी सेट पे। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि उस सेट के जो भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बाकी सारे जो भी उस सेट के एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। और अच्छा समझना है तो एक मैथमेटिक्स है, तो बिना एग्जांपल के सारी बात हजम होती नहीं है। तो मान लीजिए मैं एक सेट ए ले लूं, 1 2 3 4 ऐसे मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इस सेट पे एक रिलेशन आर है, वो ऐसा है ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये मैंने एक रिलेशन लिखा कि वो सारे ऑर्डर पेयर हैं, अगर उसका हम लोग माइनस करके मॉड ले लें तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आए। अच्छा, मैं फटाक से एरो डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको बेहतर इसका फील आए। तो एलिमेंट्स जो है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप खुद से देखिए, इसमें 1 को 1 के साथ कनेक्ट करिए, 1 को 2 के साथ कनेक्ट करिए, 1 को 3 के साथ कनेक्ट करिए, 1 को 4 के साथ कनेक्ट करिए। आप देख सकते हो किसी को भी कनेक्ट करोगे 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। 0 का मॉड क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 के बराबर होता ही है। 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आएगा। -1 का जब मॉड लेंगे तो 1 आएगा। 1 0 से बड़ा होता है, आप जानते हो। 1 में से सपोज करो मैंने 4 ले लिया तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 होगा। -3 का मॉड क्या आएगा, 3 आएगा।
तो ये मॉड जो है ना, ये पूरा खेल यही कर रहा है, क्योंकि जब मॉड आप निकालोगे तो अंदर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव रहे, बाहर हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो 100% वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसमें जितने भी बनेंगे, 2 को सबसे कनेक्ट कर दीजिए, 3 को सबसे कनेक्ट कर दीजिए, 4 को सबसे कनेक्ट कर दीजिए, जितने ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यही आपका क्या है बेटा, यही आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है किसी सेट पे। तो ये तो आपका 2 बेसिक टाइप हो गया, एक वाइड रिलेशन और एक हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। और नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने एक साथ 2 रिलेशन लिखे हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन भी लिखा हुआ है, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिखा हुआ है। अलग अलग भी इसको समझाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि बच्चों में इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ बोर्ड पे लिखा हुआ, ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाइए कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात करता हूं तो रीड किया जाएगा, तो कहता है कि ए इज एनी सेट देन द रिलेशन आई ए, या आइडेंटिटी रिलेशन का सिंबल होता है ए कॉमा ए सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ए कॉमा ए से समझ में आ रहा है, सेम सेम वाले रहेंगे तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे का जो स्टेटमेंट है, ये आपको ज्यादा समझने में मदद करेगा। कहते हैं इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये ओनली जो लगा इसका ध्यान दीजिएगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेटेड होगा। अच्छा, जब रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं तो कहता है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां इटसेल्फ ओनली बोला जा रहा है, यहां इटसेल्फ बोला जा रहा है। ये दोनों में फर्क है, फर्क ये दोनों में है। बाय एग्जांपल अभी आपको एकदम मस्त समझ में आएगा। फर्क ये ओनली का है बेटा, मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड रहेगा, यहाँ पे क्या है कि वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड रहेगा, बस इतना जरूरी है। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि कम से कम वो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक जो सेट आप देख रहे हो 1 2 3 इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सेट ए लिख लेता हूँ 1 2 3। तो जैसा देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो 1 के साथ ये सब हो सकता है, 2 के साथ ये सब हो सकता है, और फिर ऐसे 3 के साथ ये सब हो सकता है। तो बनने को तो कुल मिला जुला के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, वो आप समझ सकते हैं, बताया हुआ है हमने नंबर्स कैसे पता चलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिखे हैं और समझेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, या कोई ऐसा तो नहीं जो दोनों है। तो पहला रिलेशन, अगर मैं R1 के बारे में बात करूं जो 1 2 3 पे है, इसमें 1 1 है 2 2 है। तो 1 1 है 2 2 है, तो अगर आप दोनों का डेफिनेशन देखेंगे तो दोनों के डेफिनेशन में एक चीज तो जरूरी है कि जो सारे एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड तो जरूर होने चाहिए। दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 तो इसके लिए भी चाहिए था, इसके लिए भी चाहिए था। तो यही नहीं है, दैट मीन्स ना तो ये आइडेंटिटी है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, 3 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या है 3 3 होता तो रिफ्लेक्सिव का भी काम चल ही जाता। कुल मिला जुला के अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो आप एकदम पक्का मान के चलिए कि रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हो तो आइडेंटिटी हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। अच्छा, R2 देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है। दैट मीन्स 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो आइडेंटिटी हो गया पक्का। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? जी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए इतना हो गया तो काम चल जाएगा उसका। अच्छा, R3 को देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है। 1 1 है 2 2 है 3 3 है। आइडेंटिटी के लिए तो बस इतना ही चाहिए था, ओनली लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ओनली, केवल वो खुद से रिलेटेड हो। यहां तो 1 1 से रिलेटेड है, इसके साथ 1 3 से भी रिलेटेड है, मामला गड़बड़ हो गया। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी तो नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ये है खुद से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किसी और से भी रिलेटेड अगर है नो प्रॉब्लम।
वो आपको उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपका कैसा रिलेशन हो गया बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाया, कोशिश करी समझाने की कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है या यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो पक्का हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होता है। तो इसको कहीं अगर आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगले टाइप का रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है, समझते हैं। कहता है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए कामा बी आर का एलिमेंट होगा तो बी कामा ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे ए बी क्या है, आपके उस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इसी को आप इस तरीके से कह सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेट ए है, ए पे दो रिलेशंस लिखे गए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ बेटा सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या देखना है। अब जैसे आप पहला ऑर्डर पेयर देख रहे हो 1,3 है, तो अगर 1,3 है तो क्या 3,1 भी है? ये आप देख सकते हैं। आगे अगर देखिए 1,4 है तो क्या 4,1 है? बिल्कुल है। तो ये दो तो आपके जो स्टेटमेंट थे उसको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, ये 2,2 अगर है तो क्या 2,2 है? बिल्कुल है। 2,2 है तो 2,2 तो है ही। दैट मीन्स ये जो एक क्राइटेरिया था सिमेट्रिक होने का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। और अगर दूसरा वाला हम लोग एग्जांपल देखें तो उसमें अगर आप देखिए 1,1 है दैट मीन्स 1,1 है, 2,2 है दैट मीन्स 2,2 है, 3,3 है तो 3,3 है। हाँ, 1,3 है तो 3,1 है कि नहीं है? तो 3,1 आपको इसमें नहीं दिख रहा। दैट मीन्स ये तो आपका था सिमेट्रिक रिलेशन, बट ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हाँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप पीछे का देखो तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सॉरी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो अगर इसमें 4,4 और होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक ना हो। जैसे मैं एक रिलेशन और लिखूं, सपोज करो मैं R3 लिख रहा हूं, 1,1 2,2 3,3 और मैं इसी में 4,4 और ऐड कर दे रहा हूं और इसके साथ मैं 1,3 लिख देता हूं। अब इसके बारे में बात करूंगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखें 1,1 है तो 1,1 है, 2,2 है तो 2,2 है, 3,3 है तो 3,3 है, 4,4 है तो 4,4 है, 1,3 है तो 3,1 नहीं। दैट मीन्स सिमेट्रिक तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करें तो क्या 1, 2, 3, 4 खुद से रिलेटेड है? बिल्कुल है। ये है, ये है, ये है, ये है, आप देख सकते हैं। हाँ, इसके एक्स्ट्रा अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका कोई इश्यू नहीं होता रिफ्लेक्सिव में, मैंने आपको बताया था। हाँ, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो अगर इसके बारे में मैं बात करूं क्या सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव है। अगर आप रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव है। फिलहाल हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है। तो ये तो आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, हर वो रिलेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। एवरी आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक रिलेशन। ये आप याद रख सकते हैं, कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप अगर समझे कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा रटने जैसा नहीं है, आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा रहता है, लेकिन आप ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। कहते हैं लेट ए इज एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ
A comma B is element of R and B comma C is element of R। मैथमेटिक्स में एंड का मतलब क्या, एक तरीके से इंटरसेक्शन। दैट मीन्स ये दोनों जब होगा, ये दोनों जब एक साथ होगा, एंड है, ये दोनों जब एक साथ होगा तब ये होना जरूरी है। A comma B is element of R and B comma C, मतलब ये इसका सेकेंड एलिमेंट था, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। B comma C is element of R, अगर ऐसा दोनों एक साथ होगा तो ये पहला और ये लास्ट A comma C जो है वो भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब ये और ये होंगे तब ये होना चाहिए। अगर इन दोनों में, अभी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, अगर इन दोनों में क्या है कि ये है, ये नहीं मिल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं इसको खोजने की हमको। तो ये तभी हमें खोजना है जब एक, अगर ये है और ये भी उसके साथ में है, तब ये इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं, अदरवाइज नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि ये लास्ट टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने 4-5 एग्जांपल एक साथ लिखे हैं और उसमें कोशिश करेंगे कि जो तीनों मेन आपके टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया जाए एक साथ। फिलहाल मैं बात पहले ट्रांजिटिव की ही करूंगा, क्योंकि अभी हम ट्रांजिटिव के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ 1 comma 1 है, इसका सेकेंड एलिमेंट है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? 1 comma 3 है, 1 comma 1 है, 1 comma 1 इसका एलिमेंट है, एंड 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 1 comma 3 इसका एलिमेंट है। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये था तो 1 comma 3 होना चाहिए था। तो यार 1 comma 3 तो ऑलरेडी है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए, ये तो आपका सेटिस्फाई हो गया। मेरा इरेजर, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 comma 1 के बाद 1 comma 3 के लिए अगर देखें, 1 comma 3 इज एलिमेंट ऑफ R1 एंड क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और भी है? बिल्कुल है, 3 comma 1 इज एलिमेंट ऑफ R1। तो क्या होना चाहिए? 1 comma 1 होना चाहिए, 1 comma 1 होना चाहिए। तो क्या 1 comma 1 इसका एलिमेंट है? बिल्कुल है। चलिए, ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। और देखते हैं, क्या 1 comma 3 के बाद 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही था? नहीं, एक और भी है, उसको भी देखना पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। 1 comma 3 इज एलिमेंट ऑफ R1। अब हम लोगों ने 3 comma 1 देख लिया, 3 comma 3 देखते हैं। 3 comma 3 इज एलिमेंट ऑफ R1। तो यहां से क्या कह सकते हैं? 1 comma 3 इज एलिमेंट ऑफ R1। तो जो कि है आप देख सकते हैं 1 comma 3 है। तो इसके लिए देख ली, अब 3 से तो और कोई स्टार्ट हो नहीं रहा, तो यहां तक पहुंच गए। अब 3 1 पे चलते हैं। 3 comma 1 इज एलिमेंट ऑफ R1। तो अब देखते हैं क्या 1 से कोई स्टार्ट होने वाला है? तो 1 से स्टार्ट होने वाले दो हैं। 1 comma 1 इज एलिमेंट ऑफ R1। तो यहां से हमको क्या चाहिए? 3 comma 1 इज एलिमेंट ऑफ R1। बिल्कुल 3 comma 1 R1 का एलिमेंट है। दैट मीन्स ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अच्छा, 3 comma 1 के बाद 1 से स्टार्ट होने वाला एक और है अपने पास, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो उसको अगर चेक करें तो 1 comma 3 है वो। तो अगर 1 comma 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 comma 3 होना चाहिए। तो 3 comma 3 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी इसका एलिमेंट है। तो यहां तक हम लोगों ने चेक कर लिया। अब चलिए अगले वाले को चेक करते हैं। 2 comma 2 है, 2 comma 2 एलिमेंट ऑफ R1 है। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और भी है? बिल्कुल है, 2 comma 1 है। तो 2 comma 1 इज एलिमेंट ऑफ R1 है। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए 2 comma 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल 2 comma 1 आपका इसका एलिमेंट है। इसका मतलब यहां तक की बात एकदम सही है। अच्छा, फिर 2 से और कोई तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, इसका मतलब अब इसमें और चेक करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगले पे चलते हैं, 2 comma 1 पे चलते हैं। 2 comma 1 जो है वो आपका R1 का एलिमेंट है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? ये है 1 comma 1 है। तो 1 comma 1 अगर R1 का एलिमेंट है तो यहाँ से क्या होना चाहिए बेटा? 2 comma 1 होना चाहिए। बिल्कुल है, 2 comma 1 R1 का एलिमेंट। ये चेक हो गया। और 1 से शुरू होने वाला 1 comma 3 भी है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 1 comma 3 जो है वो R1 का एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखिए, 2 comma 3 होना चाहिए। 2 comma 3 होना चाहिए R1 का एलिमेंट। क्या 2 comma 3 R1 का एलिमेंट है? 2 comma 3 R1 का एलिमेंट नहीं है। तो इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में हमको पता चला कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। अगले को चेक करते हैं थोड़ा सा। अब सेकेंड R2 पे आते हैं। तो 2 comma 2 है, 2 comma 2 है R2 का।
तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमको और चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक मामला ठीक है। अगर 2, 2 के बाद 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है तो हमको इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव प्रूव करने में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगला पेयर हम लोग देखते हैं। 2, 2 के बाद क्या है? 3, 1 है। 3, 1 जो है ये R2 का एलिमेंट है, तो क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? बिल्कुल है। 1, 3 जो है ये R2 का एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए? 3, 3 होना चाहिए। 3, 3 R2 का एलिमेंट होना चाहिए। क्या 3, 3 R2 का एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग R3 के बारे में बात करें तो R3 को अगर आप ध्यान से देखिए, अब मैं डायरेक्टली यही देख रहा हूँ, 1, 1 है तो 1, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए था है। फिर 1, 1 है, 1, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए था है। फिर 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई तो है नहीं। फिर 2, 2 है, 2, 3 है तो 2, 3 होना चाहिए है। 2, 2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी नहीं है तो जाने दीजिए। 3, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 3, 2 है, तो 3, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब अगर 3 से स्टार्ट होने वाला और देखा जाए तो और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 1, 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला अगर आप देखिए तो 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 है। और इसी के साथ अगर मैं अगला देखूं 2, 3 है, तो 2, 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3, 3 भी है, तो 2, 3 होना चाहिए, 2, 3 है आपका। आगे और आप अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए अब आप देख सकते हैं 1, 3 है, तो 1, 3 है, तो 3, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 है क्या? 1, 2 है। फिर देखिए 1, 3 है, तो 3, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 है आपके पास। अच्छी बात है, ये भी आपका सही हो गया। अब 3, 2 है, तो 2, 3 है, तो 3, 3 होना चाहिए, 3, 3 है आपके पास। 3, 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 2 है, तो 3, 2 होना चाहिए, 3, 2 है आपके पास। इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख के देख लीजिएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अच्छा, R4 को देख लेते हैं। 1, 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 3 है, तो फिर 1, 3 होना चाहिए, बिल्कुल 1, 3 है। अच्छा, 3, 3 है, तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला आगे कोई है? नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है तो हम लोग ये थर्ड कंडीशन नहीं देखेंगे, वो जरूरी नहीं है। फिर अगर 3 से स्टार्ट होने वाला होता तब तीसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं। दैट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव है, इसके ट्रांजिटिव होने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट देख लेते हैं। 1, 2 है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 3 है, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी फटाफट देख लेते हैं। अब मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर बात करूं तो 1, 2, 3 है, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी है, अच्छी बात है। ये है 2, 2 है ना, 1, 1 है ना, 3, 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, अच्छी बात है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अगले में अगर आप देखिए तो ना केवल 3, 3 है, ना तो 1, 1 है, ना तो 2, 2 है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें भी अगर आप देख सकते हैं तो नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। 1, 1 है तो 1, 1 है, 1, 3 है तो 3, 1 है, देख सकते हैं आप। 3, 1 है तो 1, 3 है, 2, 2 है तो 2, 2 है, 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए था, 1, 2 इसमें नहीं है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसमें देखिए 2, 2 है तो 2, 2 है, 3, 1 है तो 1, 3 है, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक है। और अगला देखिए 1, 1 है तो 1, 1 है, 2, 2 है तो 2, 2 है, 3, 3 है तो 3, 3 है, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर इसको देखिए 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए था, नहीं है। और लास्ट में देखिए 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए था, नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक साथ सबको आपको रिवाइज करा दिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये सब आपके क्या है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपको बताया गया सब समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर ये वाले में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके बारे में आपको अलग से जो है डिस्कस करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9935799769। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी जो है इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो जो लास्ट है उसमें क्या है
इन्हीं चीजों से रिलेटेड बातें की गई हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात किया जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तो बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर वो सिमेट्रिक होगा और वो ट्रांजिटिव होगा। अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कुल मिला जुला के आपको ये चेक करना आना चाहिए, और अगर ये तीनों एक साथ हो गए तो वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एक चीज ध्यान देना है। और एक मैंने बीच में पॉइंट लिखवाया था, उसका ध्यान रखिएगा। कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी और यूनिवर्सल मिल गए तो आपको सोचना ही नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे, जो कि यहां दिया गया है। कहते हैं लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय x, y इज एलिमेंट ऑफ r, दैट इंप्लाइज दैट एंड वाइस वर्सा x माइनस y इज डिविजिबल बाय n। दैट मीन्स अगर x, y इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा तो x माइनस y n से डिविजिबल होगा, और अगर x माइनस y जो है n से डिविजिबल होगा तो x, y जो होगा वो आपका r का एलिमेंट होगा। तो इसका ये मतलब है, ये होगा तो ये होना चाहिए, ये होगा तो ये होना चाहिए। ओके, और आपको दिखाना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जेड पे। तो ध्यान रखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने अभी बताया कि उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो एक एक करके हमको तीनों दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव दिखाना है। एक काम करते हैं, ऐसे ही मैं कोई एक इंटीजर मान लेता हूं, सपोज करो a, ये मैंने एक इंटीजर मान लिया। ये ध्यान रखिए, ये बी सी कुछ भी आप मान सकते हो, जो भी मानेंगे ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटीजर्स के सेट पे है तो उसको इंटीजर आपको मानना है। ओके, तो अगर मैं a को कोई इंटीजर मान रहा हूं, a माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। 5 माइनस 5 करिए, आप देख सकते हैं 5 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -5 माइनस 5 कर दो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कोई भी इंटीजर अगर आप लेंगे उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 0 आने वाला है। अच्छा, अगर ये 0 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 0 इंटू एन भी लिख सकता था, लिखा जा सकता था। अच्छा, अगर a माइनस ए जो है वो n इंटू 0 लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ये a माइनस ए जो भी है इसको हम लोग n इंटू सम इंटीजर लिख पा रहे हैं। और अगर आप किसी नंबर को, कोई किसी भी नंबर को n इंटू सम इंटीजर लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो नंबर n का मल्टीपल होगा, और अगर वो नंबर n का मल्टीपल होगा तो पक्का n से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। आगे मैं अभी एग्जांपल लेके आपको इसको समझाऊंगा, फिलहाल अभी के लिए इसका आप ध्यान रखिए। ओके, तो a माइनस ए 0 इंटू सम इंटीजर, सॉरी a माइनस ए जो है वो 0 इंटू एन लिखा जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इंप्लाइज दैट a माइनस ए इज डिविजिबल बाई n। और अगर ये n से डिविजिबल है, इसका रिवर्स x y दोनों की जगह पे a है, तो इसका मतलब ये होगा कि a कामा a जो है वो बेटा आपका इस रिलेशन का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से आपने क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या होगा, आप जानते हैं मैंने बताया था सिमेट्रिक का होता है जब a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r हो तो b कामा a भी एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक, ये हो तो वो होना चाहिए। तो चलो एक मान लेते हैं, दूसरा दिखा देते हैं। तो लेट a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r, a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब ये है कि मैं मान रहा हूं कि ये इसका एलिमेंट है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। दैट मींस a माइनस बी जो होगा वो n से डिविजिबल होगा। अच्छा, n से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि वो n के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपको थोड़ा अगर कम समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 16, मैं कह रहा हूँ 16 2 से डिविजिबल है।
आप बोल देते हैं कि हाँ 16 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल अगर आप इस 16 को देखो तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो बेटा पक्का इसको 2 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता होगा, तभी ये डिविजिबल होगा। जैसे इसको आप 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। मैंने बोला 15, मैं कह रहा हूँ 15 3 से डिविजिबल है, आपको भी पता है 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हो कि जो 15 है वो 3 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल जरूर होगा। जैसे इसको मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, मतलब 3 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, अगर a माइनस बी जो है वो n से डिविजिबल है तो वो n का मल्टीपल लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसे कुछ np लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा p कोई इंटीजर हो सकता है, p कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि 15 ही हो, -15 हो जाएगा तो उसको 3 इंटू -5 में लिख देता तो भी ये मल्टीपल लिखा जाता। तो ऐसा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये p कोई इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, a माइनस बी जो है वो आपका np मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मैं रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर मान रहा हूं। अच्छा, अब अगर a माइनस बी है, मैं एक काम कर रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो b माइनस ए हो जाएगा, और उधर आपका क्या है np, तो यहां से माइनस में अगर उधर लेके जाऊं तो b माइनस ए क्या हो गया, n माइनस np हो जाएगा, और इसी को अगर मैं चाहूं तो n ब्रैकेट में माइनस p लिख सकता हूं। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, यही बात समझनी है, b माइनस ए जो है वो n टाइम्स सॉरी माइनस p टाइम्स n में लिख सकता हूं। अगर p इंटीजर है बेटा तो माइनस p भी तो इंटीजर होगा। दैट मीन्स ये जो b माइनस ए था इसको भी हमने n इंटू सम इंटीजर लिख दिया, और अगर b माइनस ए को n इंटू सम इंटीजर लिख दिया दैट मीन्स ये जो b माइनस ए है ये n से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि b माइनस ए मस्ट बी डिविजिबल बाई n। ये हो गया। तो अगर b माइनस ए n से डिविजिबल है तो इसका रिवर्स b माइनस ए, जैसे यहाँ x माइनस 1 डिविजिबल बाई n है, दैट मीन्स x का y इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो यही सोचो x की जगह पे b हो जाए और y की जगह पे हो जाए, तो b माइनस ए अगर होगा तो यहाँ b कामा a इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स b कामा a इज एलिमेंट ऑफ r। देखिए कितने आराम से हमने इसको दिखा दिया, a कामा b एलिमेंट ऑफ r मैंने माना था, और लास्ट में मैंने ये दिखा दिया कि b कामा a भी इस r का एलिमेंट होगा। तो दूसरा हमने दिखा दिया सिमेट्री। एक लास्ट है इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, हम लोग इसको ट्रांजिटिव भी दिखा दें। तो चलते हैं ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव आपको अगर याद हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r, और इसी के साथ साथ b कामा c एलिमेंट ऑफ r हो, तो ये होना चाहिए कि a कामा c भी उस r का एलिमेंट हो। चलिए देखते हैं, ये दोनों मान लेते हैं, ये दिखा देते हैं। तो लेट a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r एंड b कामा c इज एलिमेंट ऑफ r। तो अगर a कामा b r का एलिमेंट है तो इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाई n होगा। तो मैं इसको n इंटू सम इंटीजर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, p यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है। अच्छा, और अगर b कामा c भी इस रिलेशन का ऑर्डर एक एलिमेंट है तो b माइनस c भी जो होगा वो भी n से डिविजिबल होगा। तो मैं इसको nq लिख दे रहा हूं, यहाँ पे q भी जो है वो कोई इंटीजर है, मैंने डिटेल में आपको इसको समझाया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, दोनों को ऐड करूंगा, ऐड 1 एंड 2। तो जरा ऐड करिए, a माइनस बी वो आपका है प्लस b माइनस सी, इधर ऐड करेंगे np प्लस nq, तो ये b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, और इधर n कॉमन ले सकते हैं, p प्लस q आ जाएगा। देखिए बेटा p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो 100% p प्लस q भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स मैंने a माइनस सी को n इंटू सम इंटीजर लिख दिया, और अगर a माइनस सी n इंटू सम इंटीजर है इसका मतलब a माइनस सी n से डिविजिबल होगा। a माइनस सी n इंटू सम इंटीजर है, दैट मीन्स वो n का मल्टीपल है, और अगर n का मल्टीपल है तो 100% a माइनस सी n से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दैट मीन्स a माइनस सी इज डिविजिबल बाई
इज डिविजिबल बाई एन। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं A, C इज एलिमेंट ऑफ R, और यही हमको दिखाना था। A, C जो होगा वो आपका R का एक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, और अगर तीनों एक साथ हो जाते हैं तो हम जानते हैं कोरिलेशन कैसा होता है आपका, इक्विवेलेंस। तो ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे, जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इस टॉपिक पे बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के लिए इतना ही। गुड बाय।